हेलो दोस्तों पेड़ों की आकर्षक क्षमताओं को जानने से पहले उनके सामान्य महत्व पर एक नजर डालते हैं। मानवता पर उनके बहुत से एहसान हैं। वे हमारी सांस लेने वाली हवा को साफ करते हैं और दुनिया के सबसे दूर के स्थानों में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। वास्तव में पेड़ों के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्से सूख जाते। जैसा कि आप शायद स्कूल के वक्त से याद करते हैं कि किस तरह से ये ग्लोबल वाटर साइकिल काम करता है, किस तरह से पानी महासागरों से इवेपोरेट हो जाता है, सूखी भूमि पर उड़ने वाले बादलों में इकट्ठा होता है और उसके बाद बारिश होती है और वापस वो पानी नदियों और धाराओं में बह जाता है और समुद्र में मिल जाता है। हालांकि ये सीधी व्याख्या एक महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ देती है कि पेड़ों के बिना बादल तट के 600 किलोमीटर के भीतर बारिश करेंगे, जिससे महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से सूख जाएंगे। पेड़ अनिवार्य रूप से विशाल जल पंपों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे भीतर तक जल का परिवहन होता है। जब किसी तट के पास एक जंगल में बारिश होती है तो ज्यादातर बारिश पेड़ों के पत्तों और वन के तल पर रह जाती है। यह पानी फिर इवेपोरेट हो जाता है, जिससे नए बादल बन जाते हैं जो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और जहां वो बारिश करते हैं। महाद्वीपों को आंतरिक रूप से हाइड्रेट करने के अलावा पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखते हैं, जिससे जलवायु की रक्षा होती है। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करते हैं और इसे स्टोर करते जाते हैं, और जब वे मर जाते हैं तो इस गैस के कुछ हिस्से को फिर से वायुमंडल में छोड़ देते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा पेड़ में ही रहता है। इन मृत पेड़ों को जलाकर चाहे कोयले या गैस के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में वापस ला रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहे हैं। हम बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहे हैं, इतना कि पेड़ उसे संभाल नहीं सकते। वे इसे स्टोर करने में असमर्थ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेड़ों के बिना पृथ्वी और इसकी जलवायु पर मानवता के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। पेड़ हमारे वैश्विक जलवायु का केवल एक अनिवार्य हिस्सा ही नहीं है, वे उस मिट्टी के लिए भी आधार हैं जिसमें हम अपना भोजन उगाते हैं, और वे पृथ्वी की मिट्टी को कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी की अधिकांश भूमि में पेड़ उपस्थित हैं। जब हमारा ग्रह बना था तब बहुत कुछ नहीं था। यहाँ मिनरल्स, एग्जाम्पल के लिए चट्टानें और हवा और पानी थे। हवा और बारिश के कारण इन चट्टानों के खंड नष्ट हो गए और समय के साथ एक प्रकार की बजरी या रेत बन गए। यहीं पर जन्म हुआ एकल कोशिकाओं वाले जीवों और शैवालों का, जिसके बाद आए छोटे पौधे और शुरुआती पेड़। जब ये पेड़ और पौधे मर गए तो वे सड़ गए और छोटे जीवों की मदद से ह्यूमस, जिसे हम मिट्टी के टॉप सॉइल के रूप में जानते हैं, उसमें बदल गए। जिस धरती में वो पैदा हुए थे उसी में मिल गए। तो तेल और कोयले के रूप में इस धरती में वो पेड़ हैं जो बहुत पहले मर गए थे। जीवित पेड़ कई तरह से मिट्टी से जुड़े होते हैं। वे अपनी जड़ों के माध्यम से इससे जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से वो पानी को सोखते हैं और वो फिर पानी पत्तों को फोटोसिंथेसिस के लिए पंप किया जाता है। और ये जड़ें भी पेड़ों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। दो सटे हुए पेड़ों के लिए पोषक तत्वों और जानकारी को साझा करना सामान्य है। इसके अलावा पेड़ कवक यानी फंगी के लिए भूमिगत यानी अंडरग्राउंड कनेक्शन बनाते हैं। पतझड़ में अपने पत्ते गिराने से पेड़ जमीन को वो न्यूट्रिएंट्स वापस कर रहे होते हैं जिनका वनवासियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इन न्यूट्रिएंट्स में वे सभी प्रकार की सामग्री शामिल है जिनका पेड़ के लिए कोई उपयोग नहीं है। पेड़ों के बिना हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, केवल सांस लेने के लिए खराब हवा और शायद ही कोई मिट्टी होगी। पेड़ का जीवन कैसा दिखता है? एक पेड़ के जीवन की शुरुआत को देखते हैं। हर प्रकार के पेड़ एक अलग प्रजनन रणनीति का पालन करते हैं। कुछ में छोटे बीज होते हैं जो हवा द्वारा फैलाए जाते हैं। दूसरे जैसे कि ओक और शाहबलूत के पेड़, इनके बीज बड़े होते हैं जिन्हें आमतौर पर जानवरों की मदद से ले जाया जाता है। एक बीज कहां पहुंचेगा ये उसकी डेस्टिनी निर्धारित करती है, और प्रत्येक प्रकार के पेड़ भी अलग अलग स्थान पसंद करते हैं। बेशक ये प्राथमिकताएं ज्यादातर इस पर आधारित होती हैं कि क्या पेड़ को सही मात्रा में प्रकाश और पानी मिल पाएगा, हवा से बचाया जा पाएगा और सही प्रकार की मिट्टी में स्थित होगा या नहीं। कुछ प्रकार के पेड़ हैं जो एक दूसरे के बगल में उगना पसंद करते हैं, जैसे कि बर्च के पेड़ जिन्हें जंगल की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और अन्य चिनार के पेड़ की तरह जो अक्सर घास के मैदान में अकेले खड़े होते हैं, जहां वो पूरे दिन सूरज और बहुत सारी खुली जगह का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जाहिर है यह उन्हें तूफान और अन्य खतरों के लिए भी उजागर करता है। दुर्भाग्य से एक पेड़ के बीज के जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। अक्सर वे उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां वो पनपते नहीं हैं, या ऐसे वातावरण में जाते हैं जो उनकी वृद्धि को रोक देता है। उदाहरण के लिए बहुत से बीज पानी में पहुंच जाते हैं,
यानी बहुत अधिक नमी, या डामर में बहुत कम नमी होती है वहां पर पहुंच जाते हैं, या जानवरों द्वारा गुफाओं में ले जाए जाते हैं जहां पर्याप्त धूप नहीं होती है। और यहां तक कि जब बीज ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो उग सकता, तो अन्य खतरे भी घटने लगते हैं। यह हिरण या अन्य जानवरों द्वारा खाया जा सकता है, रौंदा जा सकता है, तूफान में कुचला जा सकता है, या ओलों से क्षतिग्रस्त हो सकता है। वास्तव में हर पेड़ के जीवन के दौरान, जो कई 100 वर्षों तक रह सकता है, प्रत्येक पेड़ केवल एक बच्चे को, यानी एक शिशु पेड़ को उसकी एडल्ट एज तक ही ग्रो करने में मदद करता है। लेकिन जैसे एक छोटा पेड़ जड़ लेने और अपने पहले कुछ वर्षों तक जीवित रहने में कामयाब रहा, ये उस तरह की आश्चर्यजनक क्षमता दिखाएगा जो सभी पेड़ों के पास है। युवा पेड़ सिर्फ बढ़ते ही नहीं है, वे एक व्यक्तित्व विकसित करते हैं, और जैसे जैसे साल बीतते हैं वे अपने पर्यावरण के बारे में अधिक जानना शुरू करते हैं और इसमें सबसे अच्छा व्यवहार करना सीखते हैं। लोगों की तरह पेड़ों का व्यक्तित्व भी भिन्न भिन्न होता है, कुछ बेफिक्र है तो कुछ बोल्ड। हम पेड़ों के बारे में सोचते हैं कि हम जो देखते हैं उससे ज्यादा पेड़ कुछ नहीं करते। जब मौसम ठंडा हो जाता है, पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं। वसंत आता है, पेड़ कलियों और पत्तियों को अंकुरित करते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस किताब के लेखक की भूमि पर 3 ओक के पेड़ एक साथ उग रहे हैं। प्रत्येक पेड़ का तना उसके साथ वाले पेड़ के तने को लगभग छूता है। शरद ऋतु में ओक के पेड़ों में से एक हमेशा दूसरे की तुलना में 2 हफ्ते पहले अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देता है। चूंकि वे सभी एक ही तापमान, एक ही मिट्टी और दिन की समान लंबाई का अनुभव करते हैं, तो ऐसे बदलाव स्पष्टीकरण नहीं हो सकते। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? यह पेड़ दूसरों की तुलना में अधिक सावधान है। जो भी लंबे समय तक अपनी पत्तियों को धारण करता है, वो अधिक फोटोसिंथेसिस कर सकता है और अधिक पोषक तत्वों को स्टोर कर सकता है। हालांकि जितना अधिक समय तक एक पेड़ अपनी पत्तियां रखता है, उसे चोट का खतरा उतना ही अधिक होगा। एक पेड़ को चोट लगेगी अगर उसके पास ठंड या बर्फ के दौरान पत्ते होंगे। वृक्ष अनुभव से सीखते हैं। उन्हें जीवन भर बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। वो अपने पत्ते कब झाड़ेंगे, वे अपनी जड़ों को कहां बढ़ने देंगे, पूर्व की ओर जहां पृथ्वी में अधिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, या पश्चिम की ओर जहां अधिक नमी है। पेड़ केवल अपने निर्णय ही नहीं लेते हैं, वे अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेड़ जिसने एक वर्ष के दौरान अपने पत्ते बहुत लंबे समय तक रखे, ये गलती फिर कभी नहीं करेगा। इससे कई अन्य निष्कर्ष भी निकलते हैं। पेड़ों को तापमान और दिन की लंबाई पर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने अनुभवों को बचाने में सक्षम होना चाहिए। जाहिर है, पेड़ों में दिमाग नहीं होता है, लेकिन यह माना जाता है कि अपनी जड़ों के संवेदनशील सजेशंस की मदद से वे जानकारी और अनुभव प्राप्त करते हैं। लेकिन जब खुद की देखभाल करने की बात आती है, तो पेड़ एक दूसरे का साथ भी देते हैं। पेड़ खतरे की चेतावनी का सामना करना सीख सकते हैं, क्योंकि वे भी इस बारे में बात करना पसंद करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। वे इसे 2 तरीकों से करते हैं, खुशबू के साथ और ईमेल के साथ। वृक्ष गंध का उपयोग करके न केवल अपने तरह के बल्कि अन्य प्राणियों से भी संपर्क कर सकते हैं। स्थिति के आधार पर वो अलग अलग फेरोमोन मुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक एल्म ट्री या स्कॉट्स देवदार का पेड़ एक कैटरपिलर इन्फेक्शन से ग्रस्त होता है, तो पेड़ एक गंध जारी करता है जो छोटे ततैया की एक प्रजाति को आकर्षित करता है। ये ततैया प्रभावित पेड़ पर जाकर कैटरपिलर में अपने अंडे देते हैं। जब ये अंडे लार्वा बन जाते हैं, तो कैटरपिलर पर हमला करके उसे खा जाते हैं। यहां एक और रोमांचक उदाहरण है। पेड़ों के पास ये पहचानने का एक तरीका है कि किस प्रकार का प्राणी उसके पत्ते खाने की कोशिश कर रहा है। उस जीव की लार को चक्कर ये काम करते हैं पेड़। जंगल के अपने इंटरनेट के माध्यम से सूचना और भी तेजी से आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक पल्स केवल एक पेड़ के भीतर ही बहुत धीरे धीरे फैल सकती है। यदि उदाहरण के लिए कैटरपिलर एक पत्ते को कुतरना शुरू कर देता है, तो पत्ती के फाइब्रस इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट की तेज गति से फाइबर्स के साथ यात्रा करते हैं। जमीन के नीचे हालांकि लगभग हर पेड़ अनगिनत फंगल सूत्रों से जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बहुत तेजी से प्रसारित कर सकता है। एक फंगस खुद को कई मील तक फैला सकता है और इस प्रकार कई पेड़ों को एक दूसरे से जोड़ता है। हम जानते हैं कि पेड़ फंगस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज सकते हैं और इस प्रकार आसपास के अन्य पेड़ों को कीड़ों या सूखे या अन्य खतरों के बारे में सूचित कर सकते हैं। ये वास्तव में कैसे होता है, अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन हाँ, इसका अध्ययन किया जा रहा है। पेड़ गूंगे नहीं हैं, वो अपने इकोसिस्टम और प्रजाति पर निर्भर हैं और उनके साथ संपर्क कर सकते हैं।
फिर कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी कोई परेशानी होती है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। पेड़ अक्सर गंध और फंगी इंटरनेट का उपयोग करके संभावित खतरों की अपनी प्रजाति को चेतावनी देते हैं। ज्यादातर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उदाहरण के लिए अफ्रीकी सवाना में जहां जिराफ अम्ब्रेला बबूल खाना पसंद करते हैं, बबूल को यह ज्ञात होने के कुछ ही मिनटों के भीतर अपने पत्तों में जहर छोड़ देता है और उसी समय चेतावनी के लिए यह इथेनॉल गैस को छोड़ता है जो हमले के 100 मीटर के दायरे में अन्य पेड़ों को सचेत करती है। जिराफ इस खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ ही मिनटों के भीतर वे लगभग 100 मीटर की दूरी पर चले जाते हैं और खाना जारी करते हैं। लेकिन कुछ वक्त के लिए अम्ब्रेला बबूल के आसपास के वातावरण को आगे के हमलों से बचाया जाता है। और न केवल पेड़ अपने वृक्ष मित्रों को खतरों की बारे में चेतावनी देते हैं, वे न्यूट्रिएंट्स के साथ बीमार और कमजोर प्रजातियों का भी ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इस किताब के लेखक को एक बहुत पुराना पेड़ का स्टंप मिला। इसकी जड़ें काफी समय पहले टॉप सॉइल तक पहुंच गई थी। एक स्पष्ट संकेत है कि 400 साल पहले पेड़ गिर गया था, लेकिन स्टंप के बाहर की लकड़ी अभी भी जीवित थी। आखिर यह कैसे संभव हुआ? आखिरकार स्टंप के पास अपने स्वयं के फोटोसिंथेसिस करने के लिए खुद के पत्ते नहीं हैं। खैर, स्टंप को उसके पड़ोसियों द्वारा जड़ों से न्यूट्रिएंट्स के साथ पोषण दिया गया था और कम से कम 400 वर्षों के लिए किया गया था। इस स्टंप को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उन पेड़ों के लिए जो बहुत बुरी तरह से चोटिल हैं, यह प्रणाली उनके जीवन को बचा सकती है। पेड़ ऐसा काम क्यों करते हैं? यह सरल है। ये एक साथ बेहतर है। वृक्षों को जंगल चाहिए, यह उन्हें तूफान से बचाता है, सही माइक्रो क्लाइमेट प्रदान करता है और उन्हें हमलों की चेतावनी देता है। इसलिए वे एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने देखा कि जंगल में जानकारी फैलाने के लिए पेड़ फंगी का उपयोग करते हैं। फंगी अपने माइलेशियम के माध्यम से ऐसा करती हैं, जो कि थ्रेड जैसे फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, पेड़ और फंगी अन्य स्तरों पर भी एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे पानी और न्यूट्रिएंट्स उत्पन्न करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। यह एक ऐसा सहयोग है जो तब शुरू होता है जब एक फंगस कुछ फिलामेंट्स को पेड़ की जड़ों में बढ़ने देता है। फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फंगस पेड़ को अधिक पानी सोखने में मदद करता है। कभी कभी जमीन बिल्कुल सूखी होती है और पेड़ को अकेले अपनी जड़ों के साथ पर्याप्त पानी नहीं मिल सकता है, लेकिन फंगस के फिलामेंट बहुत महीन होते हैं, जिससे वे अधिक जमीन, पानी और पोषक तत्वों को खींचते हैं और उन्हें अपने पेड़ों को पहुंचाते हैं। बदले में फंगी को शुगर मिल जाती है, जो पेड़ से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उत्पन्न होती है। यह एक अच्छा व्यापार है। पेड़ जो फंगी के साथ काम करते हैं, वे दुगनी नाइट्रोजन और फास्फोरस स्टोर कर लेते हैं। दोनों ही एलिमेंट जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण लग सकता है। हालांकि जब कठिन हो जाता है तो फंगी कठोर घातक उपायों का सहारा ले सकती हैं। उदाहरण के लिए, जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा एक निश्चित बिंदु से कम हो जाती है तो कुछ फंगी एक जहर का उत्पादन कर सकते हैं, जो आसपास की मिट्टी में सभी सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ये सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं, जो उन्होंने अपने शरीर में संग्रहित की हुई थी, ताकि ये फंगी और पेड़ के लिए उपलब्ध हों। तो एक पेड़ के लिए फंगी जीवन को बहुत आसान बना देती है, लेकिन उसी समय ये कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। हमने देखा है कि पेड़ कैसे एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। उदाहरण के लिए, बीटल, जिराफ या घर के करीब हिरण का हमला। इस तरह के हमलों के दौरान पेड़ की चोटें दर्दनाक होती हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से वे किसी कीमत पर उनसे बचना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार की चोटें होती हैं जो एक पेड़ को पीड़ित कर सकती हैं, और इन चोटों का एक प्रमुख कारण निश्चित रूप से जानवर है। हिरण छोटे पौधे खाते हैं, कठफोड़वा पेड़ में छेद करता है और बार्क बीटल छाल को ड्रिल करते हैं, और लगभग सभी जीवित लकड़ी खाते हैं। छोटे जानवर भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। एफिड्स खुद को पत्तियों से जोड़ते हैं और उनके तरल पदार्थ को पी जाते हैं, जिसमें शुगर होता है। दुर्भाग्य से इस तरल पदार्थ में जो पेड़ों का रक्त है, चीनी इतनी कम होती है कि एफिड्स को इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में पीना पड़ता है। लेकिन छोटे एफिड्स के अंदर ये सारा तरल पदार्थ जाना मुमकिन नहीं है, तो ये तरल पदार्थ कहीं ना कहीं और जाता है। हो सकता है कि आपने एक पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी पार्क की हो, जिसमें से एफिड्स तरल पदार्थ पी रहे हों, और आप अपनी कार को एक चिपचिपी गंदगी से ढका हुआ पाते हैं। दूसरा बड़ा खतरा मौसम है। एक तूफान शाखाओं को तोड़ सकता है या ट्रंक को विभाजित कर सकता है। बारिश, बर्फ और फ्रॉस्ट भी खतरा पैदा करती हैं। अत्यधिक वजन या ठंड अंगों को इतनी बुरी तरह से जकड़ सकती है कि उनका घाव खुला छूटा रह सकता है। इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए पेड़ों ने अलग अलग रणनीतियां विकसित की हैं।
उदाहरण के लिए स्प्रूस के पेड़ों ने अपनी शाखाओं को व्यवस्थित किया है ताकि जब बर्फ के वजन से तनाव हो तो वे नीचे की ओर झुकें। वस्तुतः एक दूसरे के ऊपर शाखाएं पड़ी होती हैं। पेड़ हम मनुष्यों की तरह बैक्टीरिया के संक्रमण या वायरस को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन हर चोट में एक अलग तरह के संक्रमण का जोखिम शामिल होता है और वो है फंगस। जैसे ही छाल को खोला जाता है, चाहे उसे कोई कटफोड़वा या दूसरी टूटी हुई शाखा द्वारा खोला जाए, फंगी पेड़ में प्रवेश कर सकती है। पेड़ नई लकड़ी के साथ उस खुली हुई जगह को बंद करने के लिए तुरंत प्रयास करता है। हम इन प्रयासों का परिणाम देखते हैं कि छाल में एक उभार आता है, गिरी शाखाओं द्वारा पीछे छोड़ दिए गए छेदों के किनारों पर। दुर्भाग्य से यह बिल्कुल तेज प्रक्रिया नहीं है, और अगर फंगस पेड़ में मिल जाता है, भले ही यह खुद को ठीक करने की कोशिश करता हो, लेकिन यह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित नहीं रह सकता है। एक बार जब फंगस इसके अंदर घुस जाता है तो लकड़ी सड़ने लगती है और पेड़ अनिवार्य रूप से, हालांकि धीरे धीरे, मर ही जाएगा। अभी तक हमने पेड़ों और फंगस के बीच रिश्ते की जो कहानी समझी, वो हर जगह काम नहीं करती। ऐसा सिर्फ अस्वास्थ्यकर जंगलों में होता है, जो अधिकांशतः कीटों से ग्रस्त होते हैं और आमतौर पर अनुत्पादक होते हैं। एक प्राकृतिक वन अधिक उत्पादक है। इसके अलावा एक फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री जो प्रकृति की नकल करती है, ये दोनों ही उच्च मात्रा में और बेहतर गुणवत्ता वाली लकड़ी का उत्पादन करते हैं। आइए उस पेड़ के तने के उदाहरण पर विचार करें जिससे उसके पड़ोसियों द्वारा वर्षों तक जिसका ध्यान रखा गया था। इस तरह का सहयोग केवल प्राकृतिक रूप से विकसित जंगलों में होता है। केवल वहां जीव संतुलन में रहते हैं। इसलिए हमें बाद में पेड़ों को काटना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इससे सावधानी से करना चाहिए, न कि जंगल में यूं ही आरी लेकर निकल जाना चाहिए। जो कोई भी समझता है कि पेड़ों की एक स्मृति है और वो अपने बच्चों के साथ हमारी तरह एक टुगेदरनेस फील करते हैं, उन्हें हम काट नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति उन पेड़ों की तलाश करेगा जिन्होंने इकोसिस्टम में अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, और जो इस स्थिति में है कि अन्य पेड़ उनके बिना भी अपनी वृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं और संभाल सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से पेड़ हमारी जिंदगी और इस पूरे ग्रह के लिए इतने आवश्यक हैं, और किस तरह से पेड़ एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं एक वुड वाइड वेब के जरिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमसे फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरों से शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।